इस वीडियो में हम जेंडर, कास्ट एंड ट्राइबल पर्सपेक्टिव को पढ़ेंगे। अगर हम ये नीचे दी गई टेबल को देखें तो इसमें डिफरेंट स्टेट्स की जो लिटरेसी रेट है मैन एंड वुमेन की वो दर्शाई गई हैं। तो इसकी स्टडी करने से हमें पता चलता है कि कोई भी स्टेट ले लो, वहाँ पर जो महिलाएं हैं उनकी लिटरेसी रेट पुरुषों से कम है। ऐसा क्यों है? अगर हम आगे बढ़ें तो देखो, इस टेबल की स्टडी करने से पता चलता है कि गैप है मेल और फीमेल की स्टडी रेट के बीच में। जो वुमेन है वो हमारी पॉपुलेशन का लगभग आधा हिस्सा है। अगर हम अपनी इंडियन सोसाइटी की बात करें तो इंडियन सोसाइटी मदर वर्शिप, मातृ पूजा पर जो ट्रेडिशन है वो इंडिया में चलता है। लेकिन फिर भी जो वुमेन है उनके साथ मैन की बराबरी मतलब औरत के साथ आदमी की बराबरी का जो बर्ताव है वो नहीं किया जाता। अगर हम सेंसस की बात करें, जनगणना की बात करें, तो फीमेल कोई भी ग्रुप से हो, जनरल हो, शेड्यूल कास्ट हो, एसटी हो, वो हमेशा कम पढ़ी लिखी होती है उस जाति के मेल काउंटर पार्ट से। अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें तो सेक्स रेशियो डिक्लाइन नंबर्स को दर्शाता है कि जो सेक्स रेशियो है वो उसमें जो फीमेल हैं वो मेल से कम है। उसके बाद अगर हम पॉलिटिकल प्रोसेस में वुमेन पार्टिसिपेशन की बात करें तो वो भी मेल से कम है। अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें महिलाओं की, मतलब अगर महिलाएं एज अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो वो नामात्र के बराबर ही हैं। मोस्टली मेल ही पॉलिटिकल प्रोसेस में देखने को मिलते हैं। इसी के साथ मिसट्रीटमेंट होता है सोशल एस्पेक्ट में महिलाओं के साथ इंडिया में। और इवन द रोड्स इन आर सिविलाइज्ड सिटीज़ आर नॉट वेरी सेफ। जो बहुत अच्छी सिविलाइज्ड सिटीज़ हैं वो भी महिलाओं के लिए सेफ़ नहीं हैं, और अपने ही घर में, यहाँ तक कि अपने ही घर में महिलाओं को खतरा है। इसी खतरे को देखते हुए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लागू किया गया इंडिया के अंदर। अब it can be seen from the above fact that simply talking on the virtue of equal treatment and respect for women and on their empowerment and liberty is not enough। जो हमने ऊपर पढ़ा कि महिलाओं को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, रिस्पेक्ट मिले, उनका एम्पावरमेंट हो, उनको आज़ादी मिले, ये एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है, मतलब ये इनफ नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा? इस एडवर्स कंडीशन से निकलने के लिए हमें अपने सोसाइटी में इस तरह के चेंजेस करने होंगे कि जो अपोजिट सेक्स है, जो अपोजिट जेंडर है, वो सेफगार्ड बन सके, वो इंटरेस्ट ले सेफ्टी में। ठीक है, अगर हम बात करें कि इंडिया में यहाँ तक कि जो इंडियन मदर्स हैं वो भी मेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं। नीचे है हमारा सेक्स रेशियो। इंडिया के सेक्स रेशियो की बात करें तो 940 है, बिहार के 916, छत्तीसगढ़ के 991, झारखंड 947। तो डिफरेंट रेशियोज दिए गए हैं। देखो, कहीं भी जो महिलाएं हैं वो मेल जो नंबर्स हैं उनसे ऊपर नहीं है, हमेशा मेल से क्या है, कम ही है। हम बात करते हैं कि हम डेवलप्ड कंट्री के स्टेटस हमें मिलने वाला है, हम डेवलप्ड कंट्री की दावेदारी रखते हैं, फिर भी ऐसी सिचुएशन हमारी कंट्री में है तो ये अप्रिसिएबल नहीं है। हमें ज़रूरत है कि हम एक एटीट्यूडनल चेंज लेकर आएँ। इंडिया में लॉ और फोर्स तो है, हमने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लागू कर रखा है, लेकिन क्या डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होती है। तो लॉ और फोर्स को लागू करना इन एडुकेट मतलब भरपूर साधन नहीं है, हमें और कुछ करना चाहिए। तो एज अ टीचर ऑफ सोशल साइंस या एज अ लर्नर ऑफ सोशल साइंस हमें एक एटीट्यूडनल चेंज लाना होगा बच्चों के अंदर, ताकि क्योंकि वो बच्चे फ्यूचर सिटीजन्स हैं हमारे कंट्री के।
तो हमें इस तरह से उनके माइंड में इस तरह से एटीट्यूड डेवलप करना होगा कि वो जेंडर इक्वालिटी को समझ सकें। इट इज़ नॉट इनफ टू डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूट। अब हम क्या करते हैं, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हम इतिहास में कुछ चुनिंदा कुछ एग्जाम्पलरी वुमेन की क्या बलिदान दे, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। हम कभी भी संपूर्ण महिला जातीय उन्होंने क्या अटेंशन दी, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया सोशल वेलबींग के लिए, प्रोग्रेस के लिए, उसके बाद हम कभी करते ही नहीं हैं, क्योंकि बलिदान तो सभी महिलाओं ने दिया कुछ ना कुछ, तो हमें उनकी बात करनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट इशू जो है वो है एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। फीमेल लिटरेसी जो है वो आज़ादी के बाद से इंक्रीज़ तो हो रही है, लेकिन अब भी हमें उसमें बहुत ज़्यादा काम करना है। हमें लड़कियों को क्वालिटी एजुकेशन देनी है, उसके लिए हमें कुछ अरेंजमेंट्स करने होंगे। अब गर्ल चाइल्ड की बात होगी। अब नेक्स्ट आता है बैकवर्ड कास्ट। बैकवर्ड कास्ट की बात करें तो वो डिप्राइव्ड रही, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, रिलीजियस प्रिविलेज, उनको वो वंचित रही इन सब चीज़ों से। अगर हम कास्ट हायरार्की की बात करें तो सबसे बॉटम में उनको स्पेस मिला, तो इसे ह्यूमिलेट होना पड़ा, एक्सप्लॉइट होना पड़ा। और ये जो तो इसलिए आज नीड है हमें कि हम जो इनके डिज़ायर्स हैं इनको, कि हम इन लोगों को, इनकी आइडियोलॉजी को, इनकी कैपेसिटी को हम रैशनल और क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू राइज करें। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर द बैकवर्ड कास्ट टू डेवलप देयर ऑन कैपेसिटी क्वालिटीज नेसेसरी फॉर एंट्री इनटू एंड लीडरशिप इन वर्क एंड पॉलिटिक्स। कि हम इन लोगों के अंदर ऐसी कैपेसिटीज़, ऐसी क्वालिटीज़ का निर्माण करें कि ये पॉलिटिक्स में, लीडरशिप में अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएँ, ये बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले पाएँ। ठीक है, अब एजुकेशन इन सब चीज़ों को करने के लिए, इनके अंदर क्वालिटीज़, कैपेसिटीज़ डेवलप करने का एक बहुत अच्छा साधन है। NEP 1986 में कहा गया है, द सेंट्रल फोकस इन द एसीज एजुकेशनल डेवलपमेंट इज़ देयर इक्वलाइजेशन विद नॉन SC पॉपुलेशन। कि अगर हम SC की एजुकेशन डेवलपमेंट चाहते हैं तो हमें उनको, उनकी बराबरी करनी होगी, उनको इक्वल करना होगा नॉन SC पॉपुलेशन से। डिफरेंट स्टेजेस पर 4 डायमेंशन बताइए, चाहे वो रूरल मेल हो, रूरल फीमेल हो, अर्बन मेल हो या फिर अर्बन फीमेल हो, सबको इक्वलाइज करना होगा हमें। एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट वीपन है जिसके थ्रू हम रिवोल्यूशनरी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। अगर हम बात करें, जो बैकवर्ड कास्ट के बच्चे हैं उन्हें जो पुरानी सोशल और इकोनॉमिक बैरियर्स है उनको तोड़कर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा एजुकेशन के अंदर। और एजुकेशन हमें उन्हें ऐसी देनी है जो उनकी मेंटल जागरूकता, उनकी मानसिक जागरूकता को बढ़ाए और सोशल मोरल कंसाइंस, एक तर्क उनके अंदर डेवलप करे और उनका जो इन्फीरियर हीन स्टेटस है उससे ओवरकम कराए उनको, और एक स्टेट ऑफ माइंड दे, अच्छा स्टेट ऑफ माइंड दे। ठीक है, करिकुलम नीड्स टू बी सेंसिटिव टू कल्चर, लैंग्वेज एंड नॉलेज ऑफ दीज पीपल टू। करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो इन लोगों के कल्चर से, लैंग्वेज से, नॉलेज से रिलेट करे। नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब के हमें देखने को मिलते हैं, साइजेबल पॉपुलेशन है। और ये इन लोगों का जो तरीका है, इंडिपेंडेंटली नेचर के साथ रहते हैं, इनकी अपनी लैंग्वेज है, अपना इनका कल्चर होता है। इनकी जो लैंग्वेज है वो सिर्फ मौखिक है, लिखित नहीं है, और लेकिन फिर भी ये उस लैंग्वेज को मतलब जीवित है वो लैंग्वेज इन लोगों के अंदर। इनके कस्टम्स, इनकी वैल्यूज़, इनका पूरा मतलब अपने ही हैं, ये अलग है। ठीक है, इनका जो तरीका है वो बिल्कुल अलग होते हैं। इनको नेचर के बहुत ज़्यादा इंटीमेट नॉलेज होती है जो इन्हें यूनिक बनाती है। इनकी क्लोज रिलेशनशिप होती है नेचर के साथ, एनवायरनमेंट के जो एलिमेंट्स हैं उनकी इनको बहुत नॉलेज होती है। और ये पीपल अपन जिस तरह की लाइफ जीते हैं उसकी उनको इन्होंने डिफेंड किया है, मतलब प्राउडली डिफेंड किया है कि हम जिस तरह से जीते हैं, हमारा जो तरीका है वो मतलब उस पर गर्व करते हैं ये लोग, और उसको इन्होंने मरने नहीं दिया। जैसे अगर हम बात करें अंग्रेज़ों की, तो अंग्रेज़ों ने जो ये इनकी लैंड इनको छीनने की या जंगल पर कब्जा करने की बहुत कोशिश की। लाइक अगर हम संताल अपराइजिंग की बात करें, संताल विद्रोह की बात करें, तो 1855 में जिसके लीडर थे बिरसा मुंडा। लेकिन फिर भी इन ट्राइबल जो ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, इन्होंने अपनी जो डिग्निटी है, वे ऑफ लाइफ है, उसको बरकरार रखा, उसको मरने नहीं दिया। अगर हम ट्राइबल हैबिटेशन की बात करें
वगैरह, तो जो ये मोस्टली कहाँ पर होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, जंगली जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर, जहाँ पर जाना ईजी नहीं होता, ठीक है, ऐसी जगहों पर ये लोग रहते हैं। तो ये लोग जो मॉडर्न लाइफ है, इंडस्ट्रियल जो आज का तरीका है, उससे वंचित रह जाते हैं, पॉलिटिकल सेंटर से दूर होते हैं। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी नहीं मिलते हैं कि इनको जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आती हैं उनका पता नहीं चलता, ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते ऐसी चीज़ों में। और एक बोझ क्या है कि जो इनकी लैंग्वेज है वो इतनी अलग होती है कि इनको पढ़ने में लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और स्कूल में एक बर्डन इनको हो जाता है क्योंकि इनको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 1986, उसमें ये कहा गया, द करिकुलम एट ऑल स्टेज ऑफ एजुकेशन विल बी डिज़ाइन टू क्रिएट एन अवेयरनेस ऑफ द रिच कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द ट्राइबल पीपल एज ऑल्सो ऑफ देयर इनॉर्मस क्रिएटिव टैलेंट। कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए, ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए कि इन लोगों की जो कल्चरल आइडेंटिटी है या जो इन लोगों का जो क्रिएटिव टैलेंट है उससे अवेयर कराए, ठीक है, लोगों को अवेयर कराए। इस तरह का हमें करिकुलम डिज़ाइन करना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव ऑन सोशल साइंस करिकुलम। हम सभी ग्लोबलाइज्ड एरा में जी रहे हैं, हम सभी इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, और जो आजकल के कम्युनिकेशन के यातायात के जो इम्प्रूव्ड मोड्स है उनसे हम पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं वो क्लोज आ गए हैं और ज़्यादा। और कुछ एनवायरमेंटल कंसर्न्स ऐसे हैं लाइक प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, कंट्रोल ऑन एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन, ये सभी जिनको हमें ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स बन चुके हैं जिनको हमें एक साथ चेंज करना है। कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जैसे कि हमें जो ट्रेड है, कॉमर्स है, इंटरनेशनल पीस है, किस तरह से हमें देशों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको किस तरह से कंट्रोल करना है, टेररिज्म हो गया तो, या नेचुरल डिज़ास्टर हो गया लाइक सुनामी, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है इनको हमें मिलकर सॉल्व करना है। सोशल साइंस जो करिकुलम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को इन सभी ग्लोबल इश्यूज़ से, इन सभी इंटरनेशनल प्रॉब्लम से अवेयर कराए। आज इन द मॉडर्न एज ह्यूमन डेवलपमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन राइट्स हैव ऑल्सो एक्वायर्ड ग्लोबल इम्प्लीकेशंस। कि इन सब के मतलब हर जगह क्या है, ह्यूमन राइट्स सभी को चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ सभी को चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट होना चाहिए, ये ग्लोबल इम्प्लीकेशंस बन चुकी हैं। अगर किसी भी देश के वर्ल्ड के एक कोने में अगर डेवलपमेंट हुआ तो वो अदर पार्ट को भी क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। Citizens of the world are now concerned about what is happening to people living in any part of the world। कि हम चाहे वो किसी भी देश का सिटीजन हो, अगर किसी वर्ल्ड के अनदर पार्ट में कुछ हो रहा है तो वो उसको भी क्या करता है, उसके लिए वो कंसर्न्ड होता है ना। तो कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जैसे कि ये हो गया, एक मिनट, जैसे कि इक्विटी हो गया, लिबर्टी, जस्टिस, जेंडर, रेस इक्विटी आर नॉट लिमिटेड टू एनी सोसाइटी। कि किसी भी एक सोसाइटी, किसी भी समाज से सीमित नहीं है, सभी को इक्विटी चाहिए, सभी को लिबर्टी चाहिए, सभी को जस्टिस चाहिए, सभी को मतलब जो रेस इक्विटी चाहिए। तो ये किसी भी एक सोसाइटी तक सीमित ना रहकर क्या है, सभी के लिए ज़रूरी है, इनकी ग्लोबल इम्प्लीकेशंस बन चुकी हैं। अब नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है द रिवाइज्ड नेशनल करिकुलम ऑफ साउथ अफ्रीका। कि अगर एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि साउथ अफ्रीका का जो सोशल साइंस है उसको हमने 8 मेजर एरिया में डिवाइड किया हुआ है। हम सोचते पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ गया, लेकिन क्वेश्चन एनआई से पूछा जा रहा है। जो साउथ अफ्रीका का जो नेशनल करिकुलम है रिवाइज्ड, उसमें सोशल साइंस को 8 मेजर एरियाज़ में डिवाइड किया गया था। अब ये जो आपको पैरा दिख रहा है इसमें इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ बताया गया है कि हम सोशल साइंस के थ्रू किस तरह से इन मतलब जो पीपल हैं, लोग हैं, या लोग जो लोगों और इन्वायरमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है, लोगों की पॉलिटिकल, कल्चरल और जो इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट हैं उनके प्रति किस तरह के बिलीव्स हैं। मतलब आप अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर लोगे। बस प्रोसेस को बताइए किस तरह से सोशल साइंस इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, किस तरह से हमारे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करती है, हमें क्या बोलते हैं, रैशनली थिंकिंग करने में हमारी हेल्प करती है। तो ये सब इसमें है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करंट थिंकिंग एंड प्रैक्टिस इन सोशल साइंस करिकुलम एट द नेशनल लेवल।
कि जो करंट थिंकिंग है, जो प्रैक्टिसेस हैं नेशनल लेवल पर, वो क्या क्या हो रही है। अगर हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की बात करें तो इसमें डिटेल्ड स्कीम है सोशल साइंस के लिए। सोशल साइंस इसमें बताया गया कि जो सोशल साइंस है वो डाइवर्स कंसर्न को, सोसाइटी के डाइवर्स कंसर्न को अपने अंदर समाये हुए है, और एक वाइड रेंज है। लाइक उसमें हिस्ट्री है, उसमें ज्योग्राफी है, उसमें पॉलिटिकल साइंस, उसमें एंथ्रोपोलॉजी, उसमें सोशियोलॉजी, उसमें सब इंक्लूड है। तो एक वाइड एक डाइवर्स कंसर्न सोशल साइंस अपने आप में सम्मिलित किए हुए हैं। अगर हम करिकुलम की बात करें तो करिकुलम ऐसा हो कि वो अवेयर करे बच्चों को और क्रिटिकली एक्सप्लोर करने में, और जो अपनी सोसाइटी है, सोशल रियलिटी है, उसके प्रति एक्सप्लोर और क्वेश्चनिंग करने में उसको अवेयर करे कि हमें उसके प्रति क्वेश्चंस भी पूछने में, क्रिटिकली एक्सप्लोर करना है उन चीज़ों को, सिर्फ सुनना और सिर्फ मतलब इस तरह से रटना नहीं है। इसके बाद जो हमारा सोशल साइंस जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम अकॉर्डिंग टू NCF 2005 है तो उसकी सोशल साइंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्ट्रॉन्ग सेंस बच्चों के अंदर डेवलप करे, किसका, ह्यूमन वैल्यूज़ का, जैसे कि फ्रीडम होगी, जैसे कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो गया, जैसे कि क्रिटिकल मॉरल मेंटल एनर्जी किस तरह से हमें गेन करनी है, तो ये किस तरह से जनरेट करने हैं बच्चों के अंदर। तो ये सब चीज़ों को, इन सब चीज़ों के स्ट्रॉन्ग सेंस को डेवलप करना सोशल साइंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है NCF 2005 के अंदर। इसके बाद जो सोशल साइंस है वो डेवलपमेंट इश्यूज़ को, अभी तक उसने क्या किया कि जो विकास के जो मुद्दे हैं उन पर ही बात करता है, लेकिन सिर्फ डेवलपमेंटल इश्यूज़ पर बात करना सफिशिएंट नहीं है। हमें जैसे इक्वालिटी, जस्टिस, डिग्निटी इन सोशल सोसाइटी एंड पॉलिटी, इन सब इश्यूज़ पर भी बात करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, देखो दो सब्जेक्ट है, सिविक्स और एक है हमारा पॉलिटिकल साइंस। आज हम ये मानते हैं कि सिविक्स की जगह पॉलिटिकल साइंस का यूज़ करना ज़्यादा अच्छा है। तो सिविक्स का यूज़ कब होता था? सिविक्स का यूज़ होता था ब्रिटिश एरा में। जब ब्रिटिश एरा की बात करें, कॉलोनियल पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ये लोग यूज़ करते थे सिविक्स का। और सिविक्स के अंदर, सिविक्स का मतलब जो सिविक्स जो सब्जेक्ट है ना, इसमें जोर दिया जाता है स्वामी भक्ति पर, कि हम, हमारा जो मालिक है जो कहे वही सही है, या जो ओबीडेंस है उस पर, लॉयल्टी और ओबीडेंस, ये दो की फीचर हैं सिविक्स के। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग क्या चाहते थे कि ये जो जनता है ये हमारे लिए डिसलॉयल ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने एक ऐसा सब्जेक्ट लॉन्च किया। बट आज हम पॉलिटिकल साइंस के रूप में इसको पढ़ते हैं और इसमें कुछ चेंजेस किए गए। सोशल साइंस जो है ये इस तरह से पढ़ लेते हैं। सोशल साइंस ट्रीट सिविल सोसाइटी एज द स्फेयर, ये एक ऐसी सिविल सोसाइटी का निर्माण करने या फिर ट्रीट करता है सोसाइटी को ऐसे जिसके जो प्रोड्यूस करते हैं सेंसिटिविटी को, इंट्रोगेटिवनेस को, कि बच्चे पूछें या विचार विमर्श करें, ट्रांसफॉर्मेटिव सिटीजन बने। ठीक है, तो इस तरह से जो सिविक्स है और पॉलिटिकल साइंस है वो दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है जो सोशल साइंस है वो बैलेंस करता है नेशनल पर्सपेक्टिव के साथ लोकल पर्सपेक्टिव को, कि नेशनल राष्ट्रीय चीज़ों को बैलेंस करके चलता है स्थानीय चीज़ों के साथ। ठीक है, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हम हिस्ट्री को ऐसे पढ़ते हैं कि मतलब इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि जो लोकल में या जो वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में हो रहा हो तो हम उसको भी उसके साथ बताते हैं ताकि बच्चे कनेक्ट कर पाएँ। और जो करिकुलम है वो जो कंटेम्प्रेरी इशू है उस टाइम की जो प्रॉब्लम्स है, और ये ह्यूमन राइट्स हो गया, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ये जो कंसर्न, मेजर कंसर्न है, नेशनल इंटीग्रेशन, पॉवर्टी या फिर चाइल्ड लेबर, या फिर जो ये इनइक्वालिटी है, तो इन सब जो ये सब टॉपिक्स है इन सब को करिकुलम में समाया हुआ है। ये करिकुलम इन सब मुद्दों पर क्या करता है, डील करता है इन सभी चीज़ों से। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट, अगर हम अपर प्राइमरी स्टेज की बात करें तो हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री विल टेक इनटू अकाउंट डेवलपमेंट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, कि हिस्ट्री को इस तरह से पढ़ाया जाए कि हिस्ट्री के अंदर ये चीज़ें शामिल हो जो हमारी कंट्री के साथ साथ वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में भी हो रही हैं, वो सब उसके अंदर इंक्लूड हो। ज्योग्राफी जो है एक बैलेंस, एक कैन हेल्प डेवलप अ बैलेंस पर्सपेक्टिव, एक बैलेंस पर्सपेक्टिव है जो हमारे एनवायरनमेंट, रिसोर्सेज को कंसर्न, मतलब इन सब के लिए कंसर्न करता है,
बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट, हमारे रिसोर्सेज। पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट किस तरह से बन रहे हैं 3 लेवल पर, लोकल, स्टेट और सेंट्रल लेवल पर, इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ पार्टिसिपेशन। तो इन सभी चीज़ों की बात पॉलिटिकल साइंस में होते हैं। अपर प्राइमरी स्टेज की हम बात करें, इकोनॉमिक साइंस में हम किस तरह से इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, लाइक फैमिली या मार्केट या स्टेट, तो इन सभी की चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो प्रेजेंट करिकुलम है सोशल साइंस का, उसको इंस्ट्रक्टिव होने की बजाय सजेस्टिव होना चाहिए, कि वो हमें सजेस्ट करे। ये नहीं कि बस हमें बता दिया, हमने पढ़ लिया, हमने रट लिया, ऐसा नहीं। वो हमसे क्वेश्चनिंग करे, हमको सजेस्ट करे चीज़ें, तो सजेस्टिव होना चाहिए। और जो अप्रोच है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो लर्नर की नॉलेज है, स्किल्स है, उसको रिवाइटलाइज्ड करने में, यानी पुनर्जीवित करने में हेल्प करे बच्चों की। हमें मेथड्स ऐसे यूज़ करने जो क्रिएटिविटी को बढ़ाएं, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाएं, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, ड्रामेटाइजेशन, रोल प्ले, ये ऐसी टेक्निक्स हैं जो अभी तक हितैरेटो मतलब अब तक अंडर एक्सप्लोर्ड स्ट्रैटेजी रही है, कि अब इनको एक्सप्लोर किया जा रहा है, अभी तक पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं हुई है, हमने इसको यूज़ नहीं किया। तो इन स्ट्रैटेजीज़ को हमें एम्प्लॉयड यानी इसको यूज़ में लाना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से हम ये जो सोशल साइंस है इसको और इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों के सामने पेश करें, और बच्चों को उसमें इंटरेस्ट भी है, सोशल रियलिटी, और बच्चों को किस तरह से बच्चा इस समाज में रहने लायक बने, बच्चा किस तरह से एडजस्ट करे समाज में, ये सब इसमें सिखाया जाए। तो ये सब इसमें बताया गया है। इसी के साथ हमारी सेकंड यूनिट भी कंप्लीट होती है। तो हमारा एक ब्लॉक 509 का एक ब्लॉक नंबर 1 कंप्लीट हो गया पूरी तरह से।